हेलो स्टूडेंट्स, देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः एक बार मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो क्लास 12 के बायोलॉजी विषय में जो दूसरा चैप्टर है, जिसका हम नाम जानते हैं मानव जनन, को लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल बताया। उसका क्या डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं, कौन कौन से अंग दिखाई देते हैं, उनके कार्यों के साथ हमने आपको पूरा बताया था। तो एक बार उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मादा जनन तंत्र में जो मुख्य अंग था, जनन अंग, जिसका आपने नाम अंडाशय सुना था, ओवरी, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। या सीधे सीधे कहें तो मैं अंडाशय की संरचना के बारे में आज आपको समझाने वाला हूँ कि एक जो फीमेल है उसके ओवरी में जो एग बनता है वो कैसे बनता है। यानी अंडाशय को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, अगर उसका डिसेक्शन करके उसके अंदर के पार्ट्स का स्टडी करें, अध्ययन करें, तो हमें क्या उसके अंदर दिखाई देगा। बच्चों, यह संक्षिप्त टिप्पणी में इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आता है इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मादा अंडाशय का सचित्र वर्णन कीजिए। ज़्यादातर ये देखा गया शॉर्ट नोट्स में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना जो है अंडाशय का, उसको बनाने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ आपको। आपको पता है कि फीमेल के अंदर, मदर के अंदर 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय संख्या कितनी होती है? 2 होती है, जो एब्डामेन के नीचे उदर भाग में उपस्थित होते हैं। आपको यहाँ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मेल में, यानी नर में, जो वृषण था वह उदर गुहा से बाहर था। रीजन ये था कि उसमें स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, 2 डिग्री, जबकि फीमेल में जो अंडाशय होते हैं वह उदर गुहा के अंदर होते हैं। यह मेन डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो अंडाशय है आलमंड शेप दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आलमंड शेप दिखाई देता है। अगर हम इसका स्टडी करें तो देखेंगे कि जो अंडाशय होता है वह आलमंड शेप होता है। बादाम आपने देखा होगा ऐसे, यह आलमंड शेप ओवरी दिखाई देती है। और इसकी जो लंबाई एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है बुक में, वह दिया है 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबा होता है। पुनः से सुनिए, यह आलमंड का शेप होता है और 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर संख्या की बात करूं तो इसका संख्या होता है 2 इन नंबर। क्या होता है? 2 इन नंबर होता है, ठीक है। साइज की मैं बात करूं तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन एब्डामिनल कैविटी, एब्डामिन के अंदर होता है, ठीक है। संख्या में 2 होता है, साइज भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब चूंकि ये जो ओवरी दिख रही है, ठीक है, इसके बारे में बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ओवरी के अंदर क्या बनता है, ठीक है, इट फॉर्म्स एग। क्या बनाती है? एग, काफी महत्वपूर्ण। इसके बाद से इट रिलीज, यह रिलीज माने निकालता है, ठीक है। इट रिलीज कह सकते हैं हम लोग स्टीरॉयड हार्मोन। क्या? स्टीरॉयड हार्मोन क्यों कहते हैं, बता सकते हैं? आप सभी के कमेंट आने चाहिए। स्टीरॉयड हार्मोन, चलिए बता ही देते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन लिपिड नेचर के होते हैं, वसा नेचर के होते हैं। तो 2 स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, रिलीज करती है ओवरी। एक को आपने, बहुत फेमस हार्मोन है एस्ट्रोजेन, फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजेन, और दूसरा हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन कहने का मतलब मेरा अपोजिट काम करते हैं। जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है उसमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। तो अपोजिट फंक्शन है और दोनों हार्मोन ओवरी निकालता है,
तो ओवरी के मेन फंक्शंस क्या हो गए, यह हार्मोन रिलीज करता है। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं जैसे मेमोरी ग्लैंड का विकास होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होना, इसके अलावा वॉइस में मधुरता आना, फीमेल्स में क्या होते हैं, वॉइस में मधुरता आती है, ठीक है। इसके अलावा और भी ब्यूटीनेस आना, ये सारे कैरेक्टर्स कौन गवर्न करता है, ये दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक का निर्माण होता है। अब इसके बाद मैं आपको अंडाशय की संरचना कैसी दिखती है माइक्रोस्कोप से अगर स्टडी किया जाए, इसके अंदर इसका डिसेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें, ठीक है, तो हमें इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं और किस प्रकार से एग बनता है, ठीक है, उसका स्टडी हम लोग करते हैं। अगर हम एक मादा अंडाशय की संरचना बनाए बच्चों, तो हमें कुछ इस प्रकार से वो संरचना दिखाई देगी। यह इस प्रकार से संरचना देखी। और आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय कि जो माता का ओवरी होता है अंडाशय में, अंडाशय जो होता है वह यूट्रस से लिगामेंट से अटैच होता है, ठीक है। यही है वो लिगामेंट वाला पोर्शन जहाँ से यह किससे अटैच होता है, यूट्रस से अटैच होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मीजो ओवरियन, मीजो ओवरियन, ओके, मीजो ओवरियन। ओवरी जो होती है सबसे बाहर की तरफ से एक लेयर से घिरी होती है, इस लेयर को हम कह सकते हैं पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियम लेयर। याद रखिएगा, ओवरी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। इसके नीचे, ठीक है, एक और लेयर होती है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, ठीक है। इस लेयर को मैं फॉर्म कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। यह जर्मिनल एपिथेलियम, जननिक एपिथेलियम स्तर बोलते हैं इसको हम लोग। ये है हमारा जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, ओके। अब इस जर्मिनल एपिथेलियल लेयर में ये बहुत सारे, ये देख सकते हैं, ये सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं, इन्हीं हम लोग जर्मिनल एपिथेलियल लेयर करते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कह सकते हैं ये सेल्स। इन सेल्स को मैं यहाँ तक बनाता हूँ, पूरे ये ओवरी पे इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स क्या करते हैं बच्चों, ये सेल बनाते हैं हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स बनाता है। आगे जाके अभी इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये सेल्स क्या बनाएंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन करेंगे, और माइटोसिस सेल डिवीजन करके बनाएंगे ऊगोनिया। क्या बनाएंगे, ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया कहते हैं। और ऊगोनिया जो होती हैं वो कन्वर्ट होंगी प्राइमरी ऊसाइट में। किसमें, प्राइमरी ऊसाइट में। याद रखिएगा, ऊगोनिया के अंदर क्या होता है, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री कोशिका विभाजन आप नाम सुने होंगे। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर किसमें डेवलप हो जाती है, वह ऊगोनिया में डेवलप होती हैं, और ऊगोनिया के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जो ऊगोनिया को बदल देते हैं किसमें, प्राइमरी ऊसाइट में। इसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी ऊसाइट। इस प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर ऐसे स्क्वामस, स्क्वामस मतलब होता है चपटे, ऐसे ऐसे चपटे लेयर्स, सिंगल लेयर होता है। ये बीच वाला जो हमने बनाया है वो क्या है, प्राइमरी ऊसाइट। याद रखिएगा, ऊगोनिया के अंदर माइटोसिस हुआ और बहुत सारे क्या हुए, प्राइमरी ऊसाइट बने। और जो प्राइमरी ऊसाइट होते हैं इनके बारे में मैं लिख दूं, ये जो सेल्स होते हैं प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर सिंगल लेयर के, इसको कहते हैं स्क्वामस। कैसे सेल्स होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं, एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियल्स होता है। इसकी संख्या मैं बता दूं बच्चों, ठीक है, ये लगभग 7 मिलियंस होते हैं। कितने होते हैं, 7 मिलियंस होते हैं। और ये 7 मिलियन जो मैं संख्या बता रहा हूँ, 7 मिलियन का मतलब क्या होता है बताइए, 7 मिलियन के मतलब क्या होता है। 7 मिलियन जो होते हैं,
ठीक है, 70 लाख बोल सकते हैं। यह जब फीमेल के बॉडी यानी यूट्रस के अंदर, ठीक है, बच्चा रहता है, जो फीमेल होती है, फीमेल चाइल्ड होती है, उसी समय जब वो 4 से 5 महीने की होती है, उसी समय ये प्राइमरी जो oocyte होते हैं उनकी संख्या उसके अंदर कितनी होती है, 7 मिलियन होती है, जो बाद में धीरे धीरे, ठीक है, जैसे 5, 6, 7, 8 महीने का बच्चा होता जाता है, इनकी संख्या घटती जाती है, क्योंकि बच्चों इनको चाहिए भोजन। भोजन के अभाव में जब संख्या ज़्यादा है तो भोजन के अभाव में इनकी संख्या क्या होती जाती है, घटती जाती है, और इनकी संख्या लगभग बच जाती है 2 मिलियन। कितनी बच जाती है, 2 मिलियन से बन जाती है, ठीक है। अब ये जो 2 मिलियन है ये प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte किस में बदल जाएंगे, सेकेंडरी oocyte में। किस में बदल जाएंगे, सेकेंडरी oocyte में। अब आप सोच रहे होंगे सर सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में बदल जाएंगे, सॉरी सेकेंडरी oocyte में नहीं बदलेंगे। सेकेंडरी oocyte बनने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। प्राइमरी oocyte अपने ऊपर अभी स्क्वामस था चपटे, अब इसके अंदर क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, ऐसे घनाकार एपिथेलियल क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। क्यूबॉइडल सेल्स इनको कहते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। और ये जो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी अभी प्राइमरी oocyte ही है, याद रखना होगा आपको। अभी इसके अंदर प्राइमरी क्या है, oocyte ही है स्टेज, ठीक। इस क्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। और इस क्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, मात्र इतना डिफरेंस है कि प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर क्या है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, चपटे सेल्स है, और सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर क्या है, घनाकार एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। और एक और समानता क्या है, दोनों प्राइमरी oocyte ही है। अभी दोनों के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, क्रोमोसोम की संख्या अगर देखा जाए तो 46 है। कितनी है, 46 है। यहाँ भी 46 है और यहाँ भी कितनी है, 46 है। अब क्या होगा, यह जो सेकेंडरी फॉलिकल है वह कन्वर्ट होगा टर्शियरी फॉलिकल में। याद रखने वाली बात यहाँ होगा मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो मुझे बताइए, अभी प्राइमरी oocyte या कह सकते हैं सेकेंडरी जो फॉलिकल है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46 है। मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएंगी। तो सेकेंडरी फॉलिकल अगले वाले फॉलिकल में चेंज होगा तो उसे क्या कहेंगे, टर्शियरी फॉलिकल। अब आप सोच रहे होंगे क्या अभी भी इसको प्राइमरी oocyte कहेंगे, तो कहेंगे नहीं, अब ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में। तो ये है हमारा क्या, सेकेंडरी oocyte। ओके, सेकेंडरी oocyte। इसको थोड़ा मैं ऐसे बड़ा बना देता हूँ। ये सेकेंडरी क्या है, oocyte है। और सेकेंडरी oocyte जो बना, इसके ऊपर एक सिंगल लेयर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। तो मैंने लिख दिया बीच वाले को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte। रेड वाला जो मैंने बनाया किनार से, इसको हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। और इसके अंदर क्या बदलाव होता है, तो और जान लीजिए, इसके ऊपर एक कैविटी बनती है जिसे कहते हैं एंट्रम। ऐसे ऐसे टोपी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और बाकी का ये जो खाली भाग है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, इस तरह का कह सकते हो जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बना था, ठीक है, 2 लेयर बन जाता है। सबसे इसको कहते हैं इंटरना और इसके ऊपर एक और लेयर बन जाता है जिसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना। पुनः समझिए, थीका एक्सटर्ना, इसको हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना। थीका का मतलब ही होता है कवरिंग। थीका एक्सटर्ना चूंकि ये बाहर है तो थीका एक्सटर्ना, और ये अंदर है इसको हम क्या कहेंगे, थीका इंटरना। ओके, तो आप देख सकते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो फॉलिकल बना उसे हम कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल।
क्या कहेंगे, टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हुआ तो उसके अंदर एंट्रम, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको कहते हैं हम लोग एंट्रम, तो इसमें एंट्रम बना। इसके अलावा जो सेकेंडरी साइट है उसके ऊपर एक कवरिंग बन गई जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और इस तरह का जो ये कह सकते हैं ग्रेनुलोसा लेयर है बीच में, उनके ऊपर ये 2 कवरिंग बन रही है। दोनों कवरिंग को, पहले वाले कवरिंग को कहते हैं थीका इंटरना और आउटर कवरिंग को कहते हैं थीका एक्सटर्ना। अब टर्शियरी जो फॉलिकल है, ठीक है, यह क्वाटरनरी फॉलिकल नहीं बनाएगा। टर्शियरी फॉलिकल अपने अंदर चेंजेस करता है, भोजन लेता है। अब यहाँ बच्चों जो ये टर्शियरी फॉलिकल्स है यहाँ पे असर होगा FSH और LH हार्मोन का। आपने देखा था FSH और LH हार्मोन। FSH का काम क्या है, फॉलिकल को डेवलप कराना। यहाँ देखिए जो सेकेंडरी फॉलिकल था उसको किसमें, यहाँ पे एक और मैं नाम लिख दूँ एंड करके, यहाँ एक और हार्मोन काम करता है FSH। कौन करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सेकेंडरी जो फॉलिकल है या जो कह सकते हो प्राइमरी फॉलिकल है, इन सबको डेवलप कराने का काम कौन कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथ से निकल के ब्लड के थ्रू कहाँ आता है, ओवरी पे आता है, वो काम करा रहा है। अब ये जो टर्शियन फॉलिकल है यहाँ से एक प्रकार का और विशेष हार्मोन अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा, ठीक है। और टर्शियरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट हो जाता है एक मैच्योर न्यू फॉलिकल में, एक मैच्योर न्यू फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके ऊपर ये लेयर तो रहेगा ही जिसको आप लोग जोना पेल्यूसिडा कहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो एंट्रम था वो और ज़्यादा डेवलप हो गया, जो एंट्रम था वो और ज़्यादा क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर थे इस तरह से, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर थे, ये कई लेयर्स होते हैं बच्चों, इसमें मैं 2-3 बना के बस शो कर रहा हूँ। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो लेयर हैं जिसको हम लोग थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना कहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। अब ये है एंट्रम जो पिछले वाले में भी है, इसके ऊपर थीका इंटरना, जस्ट इसके ऊपर थीका एक्सटर्ना। तो पुनः मैं लिख देता हूँ, ये है थीका एक्सटर्ना, अंदर वाले को कहेंगे थीका इंटरना। और ये जो देख रहे हैं ये है जोना पेल्यूसिडा रेड वाला, जोना पेल्यूसिडा। और अंदर वाला कौन है, सेकेंडरी oocyte। अच्छा, सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ है, मियोसिस में क्रोमोसोम आधे हो गए। यहाँ भी क्या है, इसके अंदर भी 23 है क्रोमोसोम की संख्या। तो आप मुझे बताइए टर्शियरी फॉलिकल और इस वाले फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। तो ये इससे ज़्यादा एडवांस है, मेच्योर है, इसको मेच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन नामक साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, या दूसरे वर्ड में आप इसको कहते हैं मेच्योर फॉलिकल। ये मेच्योर कराने का काम किसने किया, ये मेच्योर करवाने का काम किसने किया, FSH हार्मोन ने, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पूटक प्रेरक हार्मोन। फॉलिकल का हिंदी क्या है, पूटक, स्टिमुलेट का मतलब प्रेरक, हार्मोन मतलब आप देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से एक ग्राफियन फॉलिकल, एक मेच्योर हार्मोन, मेच्योर ये कह सकते हैं फॉलिकल है, ठीक है। ग्राफियन नामक साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा क्या, ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ देखने वाली बात है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद टर्शियरी आता है, यहाँ मियोसिस हुआ, क्रोमोसोम आधे हो चुके हैं, ठीक है। और जहाँ भी पेपर में जहाँ भी दिख गया यहाँ पे थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना या सेकेंडरी oocyte या एंट्रम, तुरंत बच्चे जान जाते हैं कि क्या है, टर्शियरी फॉलिकल। एंट्रम का पाया जाना ये पहचान है कि टर्शियरी फॉलिकल अराइज हो चुका है, ठीक है। अब यह एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहा होगा, क्या निकाल रहे होंगे, ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रहे होंगे। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं तो मैं बता दूं कि इस एस्ट्रोजन हार्मोन को हम लोग ब्यूटी हार्मोन कहते हैं, सुंदरता का हार्मोन कहते हैं। इस समय जो फीमेल्स होती है उनके बॉडी में क्या बहुत सारे चेंजेज होते हैं, अट्रैक्टिवनेस आता है, ठीक है। और वो फीमेल कैसी दिखने लगती हैं, अट्रैक्टिव और सुंदर दिखाई देने लगती हैं, केवल इस फॉलिकल के बनने की वजह से, ठीक है।
अब ये सारा जो हो रहा है वह एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे चलता है, एमसी साइकिल जब फीमेल्स में चलती है तो कैसे चलता है। अब यह क्या होगा 14 डेज पे, एक एमसी साइकिल जब 14 डेज पे पहुंचता है तो यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाएंगे। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होने का मतलब क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो है इस तरह से जो एंट्रम वो तो रहेगा ही रहेगा, एंट्रम रहेगा, लेकिन एंट्रम के अलावा ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, ठीक है, ये जो लेयर है यहीं रुक जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर यहीं पे अंदर ही रुकेगा और यहाँ से रिलीज होके आप देख सकते हैं, यहाँ से रिलीज होकर सेकेंडरी oocyte बाहर हो गया। सेकेंडरी oocyte क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, इसके ऊपर अभी आपने देखा क्या है, जोना पेलिसिडा, और ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये क्या होता है और सघन होके एक और लेयर बना लेता है बच्चों। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये सघन होके जो लेयर बनाता है इसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ये लेयर अभी क्या कहला रहा है, कोरोना रेडिएटा। तो मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। इस अंदर वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte। क्रोमोसोम की संख्या अभी भी 23 है। रेड वाले लाइन को मैं लिख रहा हूँ जोना पेल्यूसिडा, और आउटर लेयर को मैं लिख रहा हूँ कोरोना रेडिएटा। यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मैच्योर सेकेंडरी oocyte, मैच्योर सेकेंडरी oocyte। क्लियर। यह ओव्यूलेशन टाइम है। ओव्यूलेशन टाइम का मतलब यह काम क्या होता है, 14 डेज ऑफ एमसी। एमसी का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इस समय इस काम को कौन करा रहा होता है, इस समय इस काम को करा रहा होता है एलएच हार्मोन। कौन सा काम, एलएच हार्मोन। पूछा जाता है ओव्यूलेशन टाइम है। ओव्यूलेशन टाइम का मतलब क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके अंदर से जो सेकेंडरी oocyte है वह क्या होता है, इसको रप्चर करके ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करके क्या करता है, रिलीज हो जाता है 14 डेज पे। और ये काम करवाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ब्रेन से हार्मोन निकलता है जो ओवरी के अंदर आता है, वो क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके 14 डेज पे यह सेकेंडरी oocyte को रिलीज करके बाहर करता है और फैलोपियन ट्यूब में भेज देता है। कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। आपको पता होना चाहिए ना, फैलोपियन ट्यूब में ही तो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। जिस समय 14 डेज पे यह निकल के फैलोपियन ट्यूब में गया, अगर उस टाइम पे स्पर्म आता है तो दोनों में संयुग्मन सिंगैमी हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचिए ये 14 डेज पे रिलीज हुआ है और अगर किसी स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, व्हाट हैपन। तो आप जान लीजिए जब ये बाहर निकल गया तो जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर ब्लड फिल हो जाएंगे, भर जाएगा, ब्लड भर जाएगा और यह एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं येलो बॉडी। क्या कहते हैं, येलो बॉडी। येलो बॉडी होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे येलो बॉडी, या दूसरी भाषा में हम इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। बच्चों ल्यूटियम वर्ड ही क्या है, येलो को इंडिकेट कर रहा है। कार्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ है जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर हो गया है, ठीक है, वह कन्वर्ट हो गया किस में, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इट रिलीज, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन लार्ज क्वांटिटी, इन लार्ज क्वांटिटी मतलब अधिक मात्रा में क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एग रिलीज हुआ है सेकेंडरी oocyte वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वह बदल जाएगा जाइगोट में, और जाइगोट बदल जाएगा तो वह यूट्रस में आके क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चिपकेगा, जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी, और बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि बन के रेडी है, कार्पस ल्यूटियम ने बना रखा हुआ है,
ठीक है, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन भी निकालता है, लेकिन अधिक मात्रा में क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए इस प्रोजेस्टेरॉन का नाम है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसका उस समय बना रहना बहुत ही जरूरी होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा है, कार्पस ल्यूटियम से निकला हुआ है, और 14 डेज पे जो ग्राफियन फॉलिकल से ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है वो कहाँ पहुँचा है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज नहीं किया तो ये कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत कार्पस एल्बिकेंस में, वाइट बॉडी किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, ये कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है, वाइट बॉडी होता है, वाइट बॉडी, इसका नाम है कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह क्या होगा, 28 डेज तक इस अवस्था में बना रहेगा, और 28 डेज के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो बना था उसका लेवल ऑटोमेटिक गिरेगा। और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा, थ्रू ब्लीडिंग यूट्रस में चेंजेज होता है। और यूट्रस में आपको पता है एंडोमेट्रियम वाल, यूट्रस में एंडोमेट्रियम वाल था, वो शेड आउट होगा, ब्लड के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जिससे हम लोग मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में गया था और निषेचन हो गया होता तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना रहता, और यह कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, और यह साइकिल रुक जाती, चेक कर जाती। ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ओवरी में कौन कौन से चेंजेज होते हैं एक बार इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए, फिर मैं आगे पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, आपने ये बना लिया होगा, पुनः मैं एक बार स्टार्ट कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ आपको। यह एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप से देखा गया, जो LH है, डिसेक्शन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरी के सबसे बाहर वाली दीवार को हम कहते हैं पेरिटोनियम, उसके नीचे जो वाल होती है, दीवार होती है, सिंगल लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। और ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बहुत सारे क्या बनाते हैं, उगोनिया बनाते हैं, और उगोनिया सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, जो क्या बनाते हैं, लगभग कह सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte की संख्या मैंने दिया हुआ है, 2 से 4 महीने के बच्चे में बहुत सारा, 7 मिलियन। फिर उसके बाद से धीरे धीरे खाना पीना सब लोग लेते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, 2 मिलियन बचते हैं। और यह फिर FSH हार्मोन के प्रभाव में प्राइमरी फॉलिकल बदलेगा सेकेंडरी फॉलिकल में, और सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में मात्र इतना अंतर है कि प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर जो लेयर है वह स्क्वामस एपिथेलियल है, चपटा है, और सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर जो लेयर है वह क्या है, क्यूबॉइडल है, घनाकार है। ठीक है, अब इसके अंदर चेंजेज होता है, इसके अंदर बहुत सारे लेयर बनते हैं, थीका वगैरह बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर और सारा क्या हो जाता है, लेयर्स बन जाते हैं, थीका का मतलब कवरिंग। और इसमें होता है सेकेंडरी फॉलिकल यानी प्राइमरी oocyte के अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, और सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, और एक बात और, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यहाँ पे एंट्रम का निर्माण होता है, और सेकेंडरी जो oocyte बना है उसके ऊपर एक कवर का निर्माण होता है, रेड कलर का मैंने शो किया है, जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर FSH हार्मोन के प्रभाव में और सारे बदलाव होते हैं, और ये मैच्योर होने लगता है, और मैच्योर होकर बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल में अंतर ये है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर जो जोना पेल्यूसिडा है, इसके ऊपर ये जो लेयर दिख रहा है आपको, एक ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है, जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं, वह और घना हो जाता है, एक ठोस आवरण बना लेता है, जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। एंट्रम के जो साइज होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, 14 डेज की अवस्था में ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन टाइम आता है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ओव्यूलेशन को कहते हैं एग के रिलीज होने के प्रोसेस। ओवरी से एग रिलीज होके कहाँ जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के किस भाग में, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और वो किस रूप में जाता है, तो ओवम के रूप में बिल्कुल नहीं जाता, याद रखिएगा, उसमें केवल मियोसिस फर्स्ट हुआ है, और उस स्टेज को कहते हैं मैच्योर सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर क्या है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक सिंगल लेयर, इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा।
और इसके ऊपर एक और लेयर होती है थिक कलर की, जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा को ही क्या करता है, स्पर्म पहचानता है कि किस रास्ते से उसके अंदर अपने डीएनए को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, और कहाँ से इसको क्या करना है, लाइसिस करना है, तोड़ना है, पेनिट्रेट करना है। ठीक है, अब 14 डेज पे अगर कोई स्पर्म सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं किया तो ये ग्राफियन फॉलिकल का जो रेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो रप्चर्ड है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसी में कार्पस ल्यूटियम, जिसे हम कहते हैं येलो बॉडी, याद रखिएगा येलो बॉडी बोलते हैं इसको। और कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है उसी टाइम, क्योंकि हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन बहुत अधिक मात्रा में ब्लड में रिलीज करता है उस समय फीमेल में, क्योंकि यह प्रेगनेंसी हार्मोन है। और वह इस बात के लिए रेडी है कि सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइज किया है, निषेचन हुआ है, तो इसको एक शिशु बनाने में या कह सकते हैं एम्ब्रियो को डेवलप कराने में हेल्प करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसी समय फिर क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत कार्पस एल्बिकेंस में, जिसे हम वाइट बॉडी कहते हैं। और कार्पस एल्बिकेंस जब बनेगा तो आफ्टर 28 डेज, जो कि एक नॉर्मल एमसी साइकिल का पीरियड होता है फीमेल्स में, वो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम के अंदर की वाल है, जिसे कहते हैं हम लोग अंतःगर्भाशयी दीवार, उसमें चेंजेज होने लगेगा और वह सेड आउट ब्लड के रूप में क्या हो जाता है, वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनार्की, या कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो यह रहा ओवरियन चेंजेज। ओवरी के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आपने देखा ओवरी के अंदर एफएसएच हार्मोन का रोल यहाँ पे जो फॉलिकल को ग्रो करा रहा है, एलएच हार्मोन का रोल देखा, जो फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर से 14 दिन पे, एमसी साइकिल के 14 दिन के स्टेज पे इस एग यानी सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज करा रहा है। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर है ओवरी का। ओवरी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे इसके बारे में आपने देखा। ठीक है, ये ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था। मुझे लगता है कि इसमें ये जो भी मैटर इसमें मैंने दिया हुआ है वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, पूरा मैंने प्रयास किया है कि आपको बेहतर समझा पाएँ। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ भी पाए होंगे। आप इस भाग को देख रहे होंगे, ये भाग क्या होता है, तो यह भाग होता है, ओवरी को आपने देखा था कि यूट्रस से लिगामेंट से जुड़ा था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए डायग्राम बनाऊं तो अपनी यूट्रस का जो स्ट्रक्चर देखा था ऐसा यूट्रस का, और यहाँ से आपने देखा था ये जो फीमरे लाइक स्ट्रक्चर था, और यहाँ जो यूट्रस जुड़ा हुआ, ओवरी जुड़ा हुआ था, तो ओवरी को मैंने ऐसे लिगामेंट से कनेक्शन दिया था। तो यही वाला पोर्शन है, यही वाला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं मोइजो ओवरियन, क्या कहते हैं, मीजो ओवरियन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ओवरी के अंदर इस प्रकार के साइकिल क्या होते हैं, चलते हैं, और विभिन्न प्रकार के फॉलिकल स्टेज आते हैं। फॉलिकल स्टेज के बाद से कैसे सेकेंडरी oocyte बनता है, कितने दिन पे और किस हार्मोन के प्रभाव में सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज होता है ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में जाता है ताकि उसका निषेचन हो सके। और अगर निषेचन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में नहीं बदलेगा, यानी अगली एमसी साइकिल नहीं आएगी। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस एल्बिकेंस में और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि फीमेल्स के अंदर 3 जगह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में, जहाँ से एफएसएच और एलएच हार्मोन निकला, वो अपना असर डाला किस पे, ओवरी पे, और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन का असर पड़ता है यूट्रस पे। यानी तीनों एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड है। तो फीमेल में कहा जाए तो एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जबकि मेल में क्या था, यूट्रस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला था और एफएसएच हार्मोन उसी के प्रभाव में स्पर्म बन गया था। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए फीमेल में तो यह प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और कैसे कैसे होता है इसको समझाया है मैंने। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद इसी चैप्टर में मैं अब आप बताऊंगा कि एक जो है ये जो सेकेंडरी oocyte बना बाहर निकला है और वाकई में कैसे बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंडजनन, क्या कहते हैं, अंडजन या ओवोजेनेसिस की प्रक्रिया। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम इस टॉपिक से जिसका नाम है अंडजनन की प्रक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए आपको।